ये रात के कोई पिछले पहर का वक्त था। अंधेरे ने हर सू और जा बजा अपने पर फैला रखे थे। हर तरफ एक गहरी खामोशी और सकूत सा तारी था। आसपास के लोग दुनिया और माफिया से बेखबर होके अपने अपने गर्म बिस्तरों में सुकून की नींद सो रहे थे। इस पुरसुकून माहौल में अगर कहीं हल्की सी भी कोई हरकत होती तो उसकी आवाज दूर दूर तक फैल जाती। एक इमारत की ऊपरी मंजिल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने नर्म बिस्तर पर नींद के मजे ले रही थी। शायद वो उस वक्त अपने ख्वाबों की दुनिया में मदहोश थी और उसे अपने इर्द गिर्द का कुछ भी पता न था। कमरे में मुकम्मल तौर पर अंधेरा सा छाया हुआ था कि अचानक एक खिड़की से एक सफेद रंग का ह्योला सा बरामद हुआ। देखने में ये ह्योला किसी लड़की का मालूम होता था। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने अपनी एक नजर उस पलंग पर लेटी हुई हसीना की जानिब डाली और हवा के दोष पर उड़ता हुआ उसके करीब आ पहुंचा। फिर देखते ही देखते उस लड़की के जिस्म में सरायत कर गया। अचानक ही उस खूबसूरत लड़की के होंठ सुर्ख से काले होने लगे और उसके जिस्म में एक अजीब सी हलचल हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस खूबसूरत हसीना ने एक चुड़ैल का रूप धारना शुरू कर दिया। जहां अभी थोड़ी ही देर पहले एक हसीना मौजूद थी, अब उसने एक चुड़ैल का रूप इख्तियार कर लिया था। वो एक झटके के साथ अपने बिस्तर से उठी और लड़खड़ाती हुई कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ी। जैसे ही उसका पांव कमरे के दरवाजे से टकराया तो दरवाजा एक खौफनाक आवाज के साथ खुलता चला गया। उस गहरी खामोशी में ये आवाज इतनी जोरदार थी कि उस घर में सोने वाले तमाम लोगों की जाग हो गई। अब वो चुड़ैल सीढ़ियां उतरती हुई नीचे हाल कमरे की जानिब आ रही थी और उस घर के मालिकों की भी जाग हो गई थी। उस पुरअसरार माहौल में खामोशी को तोड़ती हुई दरवाजे की खौफनाक आवाज ने घर के सब लोगों को बेचैन कर दिया था। लेकिन अगले ही लम्हे कुछ ऐसा हुआ कि उस घर के तमाम मकीन चीखते हुए अपने कमरों को दौड़ गए। उनके सामने निहायत ही खौफनाक और बदशक्ल चुड़ैल खड़ी थी, लेकिन एक उधेड़ उम्र का आदमी और उसकी बीवी वहीं खड़े रहे। फिर अचानक वो उधेड़ उम्र आदमी एकदम जोर से चिल्लाया। शायद उसने अपनी बेटी को पहचान लिया था, जिसने उस वक्त एक चुड़ैल का रूप धार रखा था। कौन हो तुम और मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस उधेड़ उम्र आदमी ने लड़की के बदले हुए खद्दो खाल और कपड़ों से पहचान लिया था कि ये लड़की उसकी बेटी है, लेकिन उसने तो अभी खतरनाक चुड़ैल का रूप धार रखा था। उस शख्स ने फौरन ही मामले की नौयत का अंदाजा लगा लिया। खुदा के वास्ते मेरी बच्ची को छोड़ दो, ये मासूम है, भला इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो बार बार यही इल्तिजा कर रहा था, लेकिन उस खौफनाक चुड़ैल पर उसकी किसी भी बात का कोई असर ना हो रहा था। उसने अपना जोर से एक हाथ उस उधेड़ उम्र आदमी के चेहरे पर जोर से मारा और वो किसी फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। अगले ही लम्हे उस उधेड़ उम्र आदमी के चेहरे से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। ये मंजर देखने के बाद उस उधेड़ उम्र शख्स की बीवी जोर जोर से चीखें मारने लगी, लेकिन उस चुड़ैल ने उस औरत पर जरा भी गौर न किया। अगले ही लम्हे वो उस घर से बाहर निकली और हवा के दोष पर सवार हो गई। कुछ दूर जाने के बाद वो चुड़ैल एक घर के सामने उतरी। ये एक बहुत ही खूबसूरत बंगला था और इसे देखने से ऐसा लगता था जैसे आज से कुछ दिन पहले ही यहाँ पर किसी की शादी हुई हो। हर तरफ रोशन कुमकुमे जगमगा रहे थे। वो चुड़ैल उस बंगले की बालकनी से दाखिल होते हुए एक कमरे में दाखिल हो गई। बेड पर एक नौजवान लड़का दूल्हे के रूप में सोया हुआ था। उसे देखते ही जैसे चुड़ैल के तेवर बदल गए। उसने एक गजबनाक नजर उस लड़के पर डाली और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बेड की जानिब बढ़ने लगी। फिर अगले ही लम्हे उस चुड़ैल ने अपने तेज नाखून उस नौजवान के गले में पेवस्त कर दिए और उसे अच्छी तरह से अपनी पकड़ में ले लिया। उस लड़के ने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन खुद को बचा ना पाया। चंद लम्हे तो यही कैफियत रही, लेकिन आखिरकार वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गया था। ऐसा लगता था जैसे उस चुड़ैल ने अपना बदला लिया हो। अब उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी और देखते ही देखते वो वहां से गायब हो गई। फिर अचानक ही सारा मंजर तब्दील हो गया। आज 2010 की न्यू ईयर नाइट थी। हर साल की तरह इस साल भी वहां पर मौजूद हर शख्स का चेहरा खुशियों से खिला हुआ था। फिर अचानक ही एक अनाउंसर की आवाज पूरे ग्राउंड में फैल गई। डियर स्टूडेंट्स, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। ये आवाज सुनते ही सारे स्टूडेंट स्टेज की तरफ मुतवज्जा हो गए। नाउ फाइनली अब आपके सामने पेश खिदमत है
वो आवाज जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, इकरार हुसैन। जैसे ही अनाउंसर ने अपनी बात मुकम्मल की तो हर तरफ से तालियों की आवाज सुनाई देने लगी। इकरार दौड़ता हुआ आया और स्टेज पर चढ़ गया। उसकी आवाज निहायत ही सुरीली और दिल मोह लेने वाली थी। वो हर न्यू ईयर नाइट को अपनी यूनिवर्सिटी में होने वाले कंसर्ट्स में हिस्सा लेता था। अब वो स्टेज पर खड़ा हुआ एक गाना गा रहा था जिसे सुनकर वहां मौजूद तमाम स्टूडेंट्स खूब लुत्फ अंदोज हो रहे थे। चंद मिनटों की भरपूर परफॉर्मेंस के बाद जब उसका गाना खत्म हुआ तो जैसे पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। इकरार स्टेज से उतरता हुआ अब हॉल की जानिब बढ़ रहा था। फिर अचानक ही उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने जैसे ही अपने मोबाइल पर नजर की तो देखकर हैरान हो गया। उसने फौरन ही मोबाइल अपने कान से लगाया, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल काटी जा चुकी थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि इकरार को कोई अननोन नंबर काफी दिन से तंग कर रहा था। कभी उस नंबर से मिस कॉल्स आती तो कभी मैसेज। शायद वो कोई लड़की थी जो अक्सर उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया करती थी। लेकिन इकरार जैसे ही उसकी कॉल अटेंड करता तो दूसरी तरफ से कॉल काट दी जाती। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो इस बात को लेकर काफी परेशान था। इकरार उस यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। वो हैरान इस बात पर था कि तकरीबन पिछले 5 सालों में उसके साथ कभी भी इस किस्म का वाकया पेश न आया था। लेकिन अभी चंद ही दिन हुए थे कि किसी ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। इस यूनिवर्सिटी में इकरार के 2 दोस्त भी थे, हसन और लारेब। अगले ही लम्हे इकरार के कानों से हसन की आवाज टकराई। अरे यार इकरार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इतने हसीन मौसम में तुमने अपना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अचानक ही हसन की आवाज इकरार के कानों से टकराई। अरे यार कुछ नहीं, बस मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ। उसने अपना मोबाइल हसन की तरफ बढ़ा दिया। अरे पागल, इतनी छोटी सी बात पे तूने अपना मुंह लटकाया हुआ है। अपने ही दोस्तों में से कोई लफंटर होगा जो तुझसे मजाक कर रहा है। हसन ने उसे दिलासा देते हुए कहा। हाँ शायद, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। ये कहकर इकरार ने एक लंबी सी सांस ली और दोनों क्लास की जानिब बढ़ गए। जैसे ही वो दोनों क्लास में दाखिल हुए तो उनकी पहली नजर लारेब पर पड़ी। लारेब इस वक्त अपनी ब्यूटी किट खोले ड्रामे के एक सीन के लिए अपना मेकअप कर रही थी। जैसे ही उसकी नजर इकरार और हसन पर पड़ी तो वो खिलखिलाकर इकरार से मुखातिब हुई। क्या बात है इकरार साहब, आज तो आपने बड़ी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी है। लगता है चंद ही दिन में आप बहुत मशहूर हो गए हैं। उसके लहजे में एक शरारत थी। लेकिन ये क्या, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे यार लारेब, तुम्हें पता तो है कोई अननोन शख्स मुझे काफी दिनों से तंग कर रहा है। यार इकरार, तुम भी ना एक छोटी सी बात को लेकर इतना परेशान हो रहे हो। चलो अब जल्दी करो, दोनों मेरे रास्ते से हटो, मेरी परफॉर्मेंस के लिए देर हो रही है। ये कहकर लारेब क्लासरूम से बाहर निकल गई, जबकि हसन और इकरार वहीं बैठ गए। लारेब जल्दी में अपना मोबाइल वहीं छोड़ गई थी। जैसे ही इकरार की नजर उसके मोबाइल पर पड़ी तो वो हसन से मुखातिब हुआ। यार हसन, मुझे तो लगता है कहीं मुझे तंग करने वाली लड़की लारेब तो नहीं? उसने सवालिया नजरों से देखते हुए हसन को मुखातिब किया। अरे नहीं यार, वो भला ऐसा क्यों करेगी? हसन ने हैरान होते हुए जवाब दिया। खैर जो भी है, लारेब अपना मोबाइल भूल गई है। चलो जल्दी से उसके मोबाइल पे कॉल करो। हो सकता है कि उसने दूसरी सिम डाल के मुझे तंग करने की कोशिश की हो। इकरार की बात सुनकर हसन कुछ लम्हे सोचता रहा और फिर उसने वैसा ही किया। उसने फौरन ही लारेब का मोबाइल उठाया और इकरार को कॉल की। ये देखकर वो दंग रह गए थे कि इकरार की बात बिल्कुल सच थी। वो अननोन नंबर लारेब का ही था। लेकिन सबसे बड़ी चकरा देने वाली बात यह थी कि लारेब ऐसा क्यों करती, क्योंकि वो पिछले 5 साल से इकट्ठे पढ़ रहे थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। लारेब के बिहेव से कभी भी उसे ऐसा न लगा था कि वो उसे चाहती है। खैर, इकरार ने लारेब का फोन वापस वहीं रख दिया। लेट नाइट जब शो खत्म हुआ तो इकरार अपने घर आ गया। वो पूरी रात लारेब के बारे में सोचता रहा। वो हैरान था कि लारेब उससे मोहब्बत करती है और उसे पता तक नहीं। लारेब एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। यूनिवर्सिटी के अक्सर लड़के उसकी मोहब्बत के ख्वाहां थे, लेकिन भला वो शौक और चंचल लड़की किसको घास डालने वाली थी। वो शुरू से ही काबिल और मेहनती थी और उसका सारा ध्यान बस अपनी पढ़ाई पर था। इकरार अब अपने बेड पर लेटा हुआ छत की जानिब टिकटिकी बांधे लारेब के बारे में सोच रहा था। उसके दिल में भी अब लारेब के लिए मोहब्बत जन्म ले रही थी। अगले दिन जैसे ही इकरार कॉलेज गया तो उसे लारेब कहीं भी नजर न आई।
خیر کافی ڈھونڈنے کے بعد وہ اسے لائبریری میں بیٹھی ہوئی ملی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چور جتنا بھی چالاک کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑ ہی جاتا ہے۔ اقرار نے لاریب کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، او ہو اقرار صاحب، کیا چوری ہو گیا ہے تمہارا؟ لاریب نے فوراً ہی اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر اقرار ایک لمحے کو مسکرایا۔ ارے جناب، میرا دل چوری ہو گیا ہے، کیا آپ اسے تلاش کرنے میں میری مدد کریں گی؟ وہ ایک بار پھر مسکرایا۔ واہ جی، آج خیریت تو ہے، تم کافی رومانٹک موڈ میں لگ رہے ہو، لاریب نے اقرار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ یار لاریب، مجھے وہ مس کال دینے والا چور مل گیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر لاریب ایک لمحے کو چونک گئی۔ کیا کہا؟ واقعی؟ اچھا، کون ہے وہ؟ لاریب نے فوراً ہی بے چینی سے پوچھا۔ وہ ایک لڑکی ہے، چوہی جیسی ناک اور ہاتھی جیسے کان والی، اقرار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اقرار صاحب تمیز سے، مجھے لڑکیوں کی بے عزتی ذرا بھی پسند نہیں، لاریب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھ کر اقرار مسکرایا۔ اچھا جی، لڑکیوں کی یا خود کی؟ اقرار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب خود کی؟ اس کی یہ بات سن کر لاریب چونک اٹھی۔ مجھے سب پتہ چل چکا ہے، تمہیں اب مزید چھپانے کی ضرورت نہیں، اقرار نے پرجوش لہجے میں کہا۔ یار اقرار، تم کیا بول رہے ہو؟ مجھے تو تمہاری کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، لاریب نے اچانک انجان بنتے ہوئے کہا۔ پھر اقرار نے اپنے موبائل فون سے اس ان نون نمبر پر کال کی تو اگلے ہی لمحے لاریب کا موبائل بجنے لگا اور وہ شرمندہ ہو کر نیچے کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اس کی چوری اب پکڑی جا چکی تھی۔ ہاں جی، اب بتاؤ مجھے کیوں تنگ کر رہی تھی؟ اچانک اقرار نے سیریس ہوتے ہوئے کہا۔ وہ کیا ہے کہ میں تمہیں تنگ کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، لیکن میں تو کچھ اور ہی سمجھا تھا۔ جیسے ہی وہ لائبریری سے باہر نکلنے کے لیے پلٹا تو لاریب نے فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں اقرار، یہ سچ ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اقرار اور لاریب کافی دیر تک لائبریری میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، لیکن جو ہی وہ لائبریری سے باہر نکلے تو اچانک ایک زوردار گھونسا اقرار کے چہرے پر پڑا اور وہ ایک دم سے نیچے جا گرا۔ اس نے جیسے ہی اپنا چہرہ اوپر کی طرف کیا تو اسے عزیر کھڑا نظر آیا۔ عزیر ان کی یونیورسٹی میں ایک بدمعاش لڑکا تھا جو ہر لڑکی پر اپنی گندی نظر رکھتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں لاریب کو چاہنے لگا تھا اور اس نے کئی بار لاریب کا رستہ روک کر اسے پرپوز بھی کیا تھا۔ وہ زور سے چلایا، ابے تیری کیا اوقات ہے کہ تم میری پسند پر اپنی گندی نظر ڈالے؟ عزیر نے اقرار کو کالر سے پکڑتے ہوئے کہا۔ میں اور لاریب ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں اور بہت جلد شادی بھی کریں گے۔ اقرار کی آنکھوں میں اب غصہ تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے لاریب ان دونوں کے بیچ میں آ گئی اور عزیر وہاں سے چلا گیا۔ اقرار، تم فکر نہ کرو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں، بس تمہیں اب ایک کام کرنا ہے، جلدی سے جلدی اپنے والدین کو میرے گھر بھیجو۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ سی چھا گئی۔ اقرار کے والد ایک بہت ہی شریف النفس انسان تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار دولت سے نوازا تھا۔ اگلے ہی دن ناشتے کی ٹیبل پر اقرار نے جب اپنے والدین کو اکٹھے بیٹھے دیکھا تو فوراً ہی مؤدبانہ طریقے سے ان کے پاس جا بیٹھا۔ کیا بات ہے بیٹا، آج کافی خوش نظر آ رہے ہو؟ شاید اقرار کے والد نے اس کے چہرے کی خوشی کو بھانپ لیا تھا۔ وہ ابو، دراصل بات یہ ہے کہ اب امی سے کام نہیں ہوتا، تو کیوں نہ آپ گھر میں بہو لے آئیں، اس طرح سے امی کا کام بھی کچھ کم ہو جائے گا۔ اوہ اچھا، تو یہ بات ہے، اقرار کی والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی جی امی، دراصل میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اس کا نام لاریب ہے، اور اس نے آپ لوگوں کو کل اپنے گھر دعوت پر بلایا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری اور اس کی بات پکی کر دیں۔ ارے بیٹا، مگر کون ہیں وہ لوگ، کہاں رہتے ہیں؟ ہمیں کچھ تو بتاؤ ان کے بارے میں۔ امی زیادہ سوال نہ کیجیے، کل ہم سب ان کے گھر جا رہے ہیں، وہی چل کر خود ہی دیکھ لیجیے گا۔ یہ کہہ کر اقرار شرماتا ہوا ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اگلے ہی روز اقرار اور اس کے والدین لاریب کے گھر جا پہنچے۔ لاریب کے گھر والوں نے ان کا استقبال نہایت ادب اور احترام سے کیا اور ان کی خوب خدمت کی۔ کھانے کے بعد آخرکار اقرار کے والد بول پڑے، دیکھیں غفار صاحب، اقرار ہمارا اکلوتا بیٹا ہے اور آج تک اس کے منہ سے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، ہم نے کوئی بھی بات رد نہیں کی۔ ہمارا آپ کے گھر آنے کا مقصد یہ تھا کہ دراصل ہمارا بیٹا اور آپ کی بیٹی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں
कि इन दोनों की ख्वाहिश का एहतराम किया जाए। वैसे भी इकरार हमारा इकलौता बेटा है, सब कुछ इसी का तो है। अभी इकरार के वालिद ने अपनी बात मुकम्मल न की थी कि गफ्फार साहब बरस पड़े। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? गफ्फार साहब के लहजे में अब एक सख्ती थी। क्यों क्यों क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? इकरार के वालिद ने सवालिया नजरों से गफ्फार साहब की तरफ देखते हुए कहा, देखें, आप हमारे मेहमान हैं और हमने आपको मेहमान समझकर ही अपने घर में दाखिल होने दिया है। अगर हमें आपके आने का मकसद पता होता तो आप यहाँ मौजूद ना होते। गफ्फार साहब गुस्से से बोले। लेकिन गफ्फार साहब, समझने की कोशिश करें, यहाँ बात हमारे बच्चों के फ्यूचर की है। दो दिलों के आपस में मिलने से पहले ही आप उन्हें तोड़ना चाहते हैं। इकरार के वालिद ने नरमी से कहा, क्या सही है और क्या गलत, ये मैं आपसे नहीं सीखूंगा। आप मुझे ना समझाएं तो बेहतर है। फिर अचानक ही लारेब की वालदा बोल उठी, भाई साहब, मेरे शौहर बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं उनकी बात से पूरा इत्तेफाक करती हूँ। हम ये रिश्ता हरगिज नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपनी बेटियों की शादी ना करने की कसम खा रखी है। आप देख सकते हैं कि हमारी दो बेटियां पहले ही बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन हमने अभी तक उनकी शादी नहीं की। प्लीज अब आप यहाँ से जा सकते हैं। इतना कहकर लारेब की वालदा खामोश हो गई। उन लोगों के इस रवैये से इकरार के वालिदैन बहुत ही हर्ट हुए थे। वो फौरन वहां से उठे और अपने घर की जानिब रवाना हो गए। इकरार अपने दिल ही दिल में बहुत परेशान था। न जाने क्यों लारेब के वालिद ने उनकी इतनी बेइज्जती की थी। अगले दिन जब लारेब कॉलेज न आई तो इकरार सीधा उसके घर जा पहुंचा। गार्ड ने जैसे ही इकरार की गाड़ी को बंगले के करीब आते देखा तो वो एकदम से उठकर गाड़ी के सामने आ गया और इकरार को अंदर जाने से मना कर दिया। उसके मुताबिक लारेब के वालिद ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया है कि किसी भी सूरत में इकरार को घर के अंदर दाखिल न होने दिया जाए। वो अपनी गाड़ी से निकलकर लारेब की घर के सामने एक दरख्त के नीचे जा बैठा और वहां बहुत देर तक बैठा लारेब के बाहर निकलने का इंतजार करता रहा। मगर सुबह से शाम हो गई, लारेब का कुछ पता नहीं था। उसे लारेब के घर के सामने बैठे हुए अब शाम होने लगी थी, मगर वो टस से मस ना हुआ। वो अपने वालिदैन की इस कदर बेइज्जती देखकर बहुत ही गुस्से में था और वो लारेब से इस बात का जवाब चाहता था कि आखिर क्यों उनके साथ ऐसा किया गया। एक तो सर्दी जोरों की थी और हर तरफ रात का अंधेरा फैलने लगा था, लेकिन इकरार अब भी अपनी जगह पर बजिद बैठा हुआ था। फिर अचानक यूं हुआ कि आसमान पर गहरे बादल छा गए और बारिश होना शुरू हो गई। वो अब पूरी तरह से भीग चुका था और उसे बहुत सर्दी लग रही थी, लेकिन वो तो भला अपनी जगह से हिलने का नाम तक न ले रहा था। उधर लारेब उसे अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। ये तकरीबन रात के 11 बजे का वक्त था। अचानक ही लारेब के वालिद गफ्फार साहब की जाग हो गई और उन्होंने लारेब को अपने बिस्तर पर ना पाकर छत की जानिब बढ़े जहां पर लारेब का कमरा था। जब वो लारेब के कमरे में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि लारेब खिड़की में खड़ी हुई है और बाहर की तरफ देख रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो खामोशी से चलते हुए आए और लारेब के पीछे खड़े हो गए। वो ये देखकर हैरान हो गए कि इकरार अभी तक वहीं बैठा बारिश में भीग रहा था। ये देखकर वो वापस पलटे और अलमारी में से छाता निकालकर अपने घर से बाहर आ गए। वो चलते हुए सीधा इकरार के पास आए और उसे बाजू से पकड़कर अपने घर के अंदर ले गए। बेटा इकरार, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें लेने ना आता तो वहां तुम शायद सर्दी में मर जाते। लेकिन इकरार खामोशी से गफ्फार साहब की सारी बातें सुन रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह बेटियों को घर में बिठाना अच्छा लगता है? अब तुम ही मुझे बताओ कि दुनिया में कौन सा ऐसा नायाब बाप होगा जो चाहता हो कि उसकी बेटियों की शादी ना हो, लेकिन मैं ही वो वाहिद बाप हूं जो ऐसा सोचता है। ये सब कहते हुए गफ्फार साहब की आंखें भीग गई थीं और वो एक लम्हे को खामोश हो गए। इकरार ने जब गफ्फार साहब को रोता हुआ देखा तो फौरन ही बोल उठा, लेकिन अंकल, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसकी कोई तो वजह होगी। वजह है बेटा, एक बहुत बड़ी वजह है। अब तक तो मैंने छुपाया हुआ था, लेकिन अब जरूरत आन पड़ी है कि तुम्हें सब कुछ सच बता दिया जाए। देखो बेटा, मैंने जब भी अपनी किसी बेटी की शादी करना चाही तो शादी से पहले ही उसका शौहर मर गया। इकरार गफ्फार साहब की बातें सुनकर हैरत भरी नजरों से उनकी जानिब देख रहा था। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? मौत? भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हाँ बेटा, मौत, और ये बिल्कुल हकीकत है। आज से 10 साल पहले
जब मैंने अपनी बेटियों की शादी करना चाही तो शादी से एक दिन पहले ही उनके शौहर का कत्ल हो गया। और तुम्हें ये बात सुनकर जरूर हैरत होगी कि ये कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद ही मेरी बेटियां थीं। गफार साहब ने दुख भरे लहजे में कहा, सबसे पहले मेरी बेटी फाखरा की शादी थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले फाखरा का शौहर मुर्दा हालत में पाया गया। किसी को भी ये पता न चला कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि उस दिन फाखरा अपने घर से गायब थी। जब वो वापस आई तो उसके हाथों में खून लगा हुआ था। मैंने उससे बहुत पूछा कि तुम कहाँ से आ रही हो और तुम्हारे हाथों पर यह खून कैसा, लेकिन उसने कुछ ना बताया, क्योंकि उसे कुछ खबर ना थी कि वो क्या कर आई है। वो अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक धुंध सी छा गई, और जब उसे होश आया तो घर के गेट पर खड़ी थी और उसके हाथों पर खून लगा हुआ था। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जब मेरी दूसरी बेटी शहला की शादी थी तो उसकी हालत हमारी आंखों के सामने बदलने लगी, और हमारे देखते ही देखते वो एक चुड़ैल के रूप में तब्दील हो गई। हमने उसका बहुत पीछा किया और उसे रोकना चाहा, लेकिन वो हमारे बस से बाहर थी। फिर वो अचानक से अपने शौहर के घर में दाखिल हो गई और उसे भी कत्ल कर दिया। भला अब इस हालत में हम तुम्हारी शादी लारैब से कैसे करें? हम पहले भी लारैब की मंगनी कर चुके हैं। तकरीबन आज से 2 साल पहले उस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। उस रात लारैब ने भी चुड़ैल की शक्ल इख्तियार कर ली थी। मैं और मेरी बीवी उसके पांव पकड़ते रहे कि हमारी बच्ची को छोड़ दो, लेकिन उसने हमारी एक न सुनी और हम सबको रौंदती हुई बाहर चली गई। तुम मेरे चेहरे पर ये निशान देख सकते हो, ये उस चुड़ैल के पंजे के ही निशानात हैं। जिस रात मैंने उसे लारैब को ले जाने से रोका, बस बेटा यही वजह थी। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अपनी जिद छोड़कर यहाँ से चले जाओ। गफार साहब ने इकरार के आगे अपने हाथ जोड़ दिए। नहीं अंकल, कभी नहीं। मेरी चाहत इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि मैं मौत के डर से पीछे हट जाऊं। लारैब सिर्फ मेरी है, चाहे मैं जीऊं या मरूं, मैं लारैब के साथ शादी करने को तैयार हूं। इकरार ने जज्बाती होते हुए कहा, बेटा तुम नादान हो, मेरी बात को समझ नहीं रहे। अंकल मैं सब समझ रहा हूं, लेकिन मैं लारैब को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। वक्त बहुत हो गया है, अभी मैं घर चलता हूं, मैं जरूर कोई ना कोई हल ढूंढ लूंगा। ये कहते हुए इकरार वहां से उठ गया। घर आते ही उसने अपने वालिदैन को परेशान पाया, लेकिन फिर उसने गफार साहब की बताई हुई सारी बातें अपने वालिदैन को बता दी। इकरार की सारी बातें सुनकर उसके वालिद एक लम्हे को खामोश हो गए। यार इकरार, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये कोई आसेब का चक्कर है, लेकिन मेरे एक जानने वाले बुजुर्ग हैं जो बहुत ही अल्लाह वाले हैं। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे ख्याल में हमारा ये मसला वही हल कर सकते हैं। कल सुबह मैं तुम्हारे साथ गफार साहब के घर चलूंगा और हम उन्हें वहां से लेकर उन बुजुर्ग के पास जाएंगे। इकरार अब दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि वो बहुत खुशकिस्मत है। उसके वालिदैन बहुत अच्छे हैं और हर मामले में उसके साथ हैं। वो खुशी खुशी अपनी जगह से उठा और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। अगले ही दिन इकरार और उसके वालिद गफार साहब के बंगले के सामने खड़े थे। उन्हें अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर गफार साहब तेजी से बाहर निकल आए और वो सीधा सैयद अमानुल्लाह शाह के डेरे पर चले गए, जो लोगों की तकालीफ को रूहानी इलाज के जरिए हल किया करते थे। गफार साहब ने अपनी तमाम कहानी शाह साहब के गोश गुजार कर दी। शाह साहब ने गफार साहब की सारी बातें सुनकर जमीन पर पालती मार ली और एक लकड़ी की मदद से जमीन पर चंद नक्शे खींचने लगे। चंद लम्हों तक वो इसी हालत में अपना हिसाब करते रहे। फिर अगले ही लम्हे वो हमसे मुखातिब हुए। मुझे तो लगता है ये किसी भटकती हुई रूह का काम है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है, ये जानने के लिए उसे यहाँ बुलाना जरूरी है। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठे और हमें अपने पीछे आने का इशारा किया। अब हम लोग एक कमरे में पहुंच गए थे। उन्होंने हमें एक जगह इशारे से बैठने का कहा और हमारे गिर्द एक हिसार खींच दिया। उसके बाद उन्होंने अपने लिए भी एक हिसार खींचा और गोल दायरा बनाकर बैठ गए। फिर उन्होंने अपने सामने आग जलाई और फिर इस दायरे के चारों तरफ मोमबत्तियां रख दी। वो अपनी आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो पढ़ाई करते जा रहे थे, वैसे वैसे ही कमरे का माहौल तब्दील हो रहा था। अचानक ही तेज हवाएं चलना शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते कमरे के कोने में सफेद सा धुआं जाहिर हुआ। हम सब लोग वहां खौफजदा नजरों से उस कोने की जानिब देख रहे थे।
हमारे देखते ही देखते वहां एक लड़की का ह्योला बन गया। जैसे ही ये ह्योला मुकम्मल हुआ तो उसने एक चुड़ैल की शक्ल इख्तियार कर ली। जैसे ही गफार साहब की नजर उस चुड़ैल पर पड़ी तो वो बेख्तियार बोल उठे, यही है वो कमबख्त चुड़ैल जो मेरी बच्चियों को तंग करती है। ये सुनते ही वो चुड़ैल गजबनाक निगाहों से गफार साहब की तरफ बढ़ी, लेकिन फौरन ही शाह साहब बोल उठे, वही रुक जा, नहीं तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। मैं तुझसे जो भी पूछूं मेरे सवालों का सही सही जवाब दे। शाह साहब की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा था। बता मुझे, तू उन शरीफ लोगों पर क्यों इतना जुल्म कर रही है और क्यों तूने उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं? शाह साहब की बात सुनकर वो चुड़ैल जैसे पागल हो गई। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। पहले मैंने इसके खानदान की बेटियों की शादी नहीं होने दी, अब मैं एक एक करके इनको मार डालूंगी। उस चुड़ैल की भयानक आवाज से पूरा कमरा गूंज रहा था। शायद तुम भूल रही हो कि इस वक्त तुम मेरी कैद में हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए तुम्हारी बेहतरी यही है कि इन लोगों को छोड़ दो। शाह साहब की यह बात सुनकर उस चुड़ैल ने एक जोरदार कहका लगाया, छोड़ दूं? कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, मैं भी ठीक उसी तरह इसे बर्बाद कर दूंगी, चुड़ैल ने चीखते हुए कहा। उस चुड़ैल का इशारा गफार साहब की जानिब था। क्या किया है इसने तुम्हारे साथ? खुलकर जवाब दो मुझे, शाह साहब ने चुड़ैल को मुखातिब किया। शाह साहब की आवाज सुनते ही अचानक चुड़ैल की शक्ल बदलने लगी और थोड़ी देर के बाद वहां एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। उस लड़की पर नजर पड़ते ही गफार साहब को जैसे बिजली का झटका लगा। उस लड़की नुमा चुड़ैल ने गफार साहब की तरफ इशारा किया। जी गफार साहब, बताएं आपका इस लड़की से क्या ताल्लुक था? ये सुनना था कि गफार साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। उनको अपनी जवानी की याद आ गई। वो कुछ देर तो खामोश रहे, लेकिन फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। जी शाह साहब, ये सच कह रही है, वाकई मैं इस लड़की का गुनहगार हूँ। जवानी के दिनों में मैं बहुत ही अयाश था। गांव की लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने बिस्तर की जीनत बनाना मेरा रोज का मामूल था। ये लड़की जो आपके सामने खड़ी है, इसका नाम रूपमती था। ये गांव की सबसे हसीन लड़की थी। मैं रोज इसका पीछा करता था और आखिरकार एक दिन जब वो कुएं पर पानी भरने के लिए गई तो मैं वहां पहुंच गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। इस जोर जबरदस्ती में पता नहीं रूपमती के हाथ में कहां से एक पत्थर आ गया जो इसने मेरे सर में मारा। जैसे ही मेरे सर में वो पत्थर लगा तो मुझे इस पर और गुस्सा आया और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया था। मैंने अब इसे अपने घर में कैद कर दिया था और आए रोज मैंने इसकी तजलील की। जब मेरे जहन से शैतानियत खत्म हुई तो मुझे अब एक और डर लगने लगा था कि ये यहाँ से निकलकर मुझे बदनाम कर देगी। लिहाजा मैंने इसका गला दबाया और इसे खत्म कर दिया। जब रात हुई तो मैं इसे गांव से बहुत दूर ले गया और जमीन में एक गड्ढा खोदकर इसे दफन कर दिया। मैंने इसे बर्बाद कर दिया और इसने मुझे और मेरी बेटियों को। इतना कहकर गफार साहब जोर जोर से रोने लगे। इकरार और उसके वालिद बड़ी हैरत भरी नजरों से गफार साहब को देख रहे थे। फिर अचानक कमरे में शाह साहब की आवाज गूंजी, जो इसने तुम्हारे साथ किया वही तुमने इसकी बेटियों के साथ भी किया। अब हिसाब बराबर हो चुका। देखो, उस शख्स को अपने किए पर पछतावा है और उसको सजा भी मिल चुकी है। अब उसका पीछा छोड़ दो, शाह साहब ने रूपमती को समझाते हुए कहा। शाह साहब की यह बात सुनने के बाद रूपमती चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मेरे वजूद को इस गड्ढे से निकालकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा। मेरे धर्म के मुताबिक मेरी समाधि बनाई जाए। ये कहकर रूपमती खामोश हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी नजरों से ओझल हो गई। उसने गफार साहब और उसकी बेटियों को अब कभी फिर तंग करने का इरादा तर्क कर दिया था और हमेशा हमेशा के लिए वहां से जा चुकी थी। अगले ही दिन शाह साहब ने वादे के मुताबिक उसकी लाश को गड्ढे से निकाला और उसकी अच्छे तरीके से एक समाधि बनवा दी। चंद ही दिनों बाद गफार साहब के घर में हर तरफ खुशियों का माहौल था। हर तरफ रोशनियां जगमगा रही थीं और बंगले को भरपूर तरीके से सजाया गया था। आज इकरार और लारैब की शादी थी। फिर बड़ी ही धूमधाम से शादी की तमाम रस्में अदा हुई। खसूसन गफार साहब बहुत खुश थे। उन्होंने अपने गुनाहों की सजा
दुनिया में ही पाली थी और दिल ही दिल में अपने गुनाह पर नादिम भी थे। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर कहानी बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।